नमस्कार, वेलकम टू द पब्लिक कोड वंस अगेन। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में जाना कि वॉर की शुरुआत कब और किसने की, और हमने ये भी जाना कि किस तरह ये एक साइबर वेरफेयर का इस्तेमाल किया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर को एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी वॉर्स लड़ी जाती है या अब तक लड़ी गई है, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक उसी तरह अमेरिका और इजराइल का ऑब्जेक्टिव भी ईरान में रेजिम चेंज करने का है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को रोरिंग लायन का नाम दिया है, जिससे साफ तो ये पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका वहाँ रेजिम चेंज करना चाहते हैं। पहलवी डायनेस्टी, जो कि 1925 से 1979 तक ईरान पर कब्जा की थी, उनके दौर में ईरान के नेशनल फ्लैग में हमें एक लायन दिखाई देता है। वही दौर था जब ईरान और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे। इस बात से साफ हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका ईरान में वापस से वही दौर लाना चाहते हैं। जब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई और ईरान के सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन की न्यूज़ ऑफिशियल हो गई, तभी ये कंफर्म हो गया था कि ये वॉर अब एस्केलेट होने वाली है। 12 डे वॉर के दौरान ईरान ने मिसाइल कैपेसिटी का सैंपल दिया था और इजराइल के एयर डिफेंस आयरन डोम को कई मौकों पर पार करके अटैक्स कंप्लीट किए थे। ठीक इसी तरह ईरान ने इस बार भी अपनी पूरी ताकत से अटैक करना दोबारा शुरू कर दिया है। इस बार सिर्फ इजराइल ईरान का टारगेट नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में पहले हुए सारे यूएस बेसेस भी ईरान के टारगेट में है। 26 फरवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया कि ईरान ने यूएस के 17 बेसेस को टारगेट किया है और यूएस के बेसेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। आईआरए के स्ट्राइक्स इतने एक्यूरेट और लीथल थे कि यूएस के रेडार भी इन स्ट्राइक्स को पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर सके और ईरान ने सक्सेसफुली यूएस बेस को हिट किया। 8 मार्च 2026 को मिलिट्री वॉच मैगजीन ने यह रिपोर्ट किया कि ईरानियन स्ट्राइक्स ने तकरीबन $2.7 बिलियन वर्थ की यूएस एंटी मिसाइल रेडार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन रेडार्स में शामिल है AN/FPS 132, AN/TPS 59 और AN/TPY 2, जो कि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का रेडार। ईरान पर हमला करना ना सिर्फ यूएस को डेमोग्राफिकली पर इकोनॉमिकली भी कॉस्ट कर रहा है। जहां ईरान अपनी जुल्फिकर मिसाइल को $20,000 में लॉन्च करता है, वहीं यूएस को अपने डिफेंस सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए $70,000 to $1 मिलियन तक कॉस्ट करना पड़ता है। सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, बल्कि ईरान के पास जो ड्रोन्स है, जैसे कि ईरान का शहीद ड्रोन, जो सिर्फ $35,000 to $50,000 कॉस्ट करता है। अमेरिका को वहीं ड्रोन अपने अलग अलग डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आती है। और यह भी रिपोर्ट किया जाता है कि ईरान हर दिन लगभग ऐसे 500 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है। इस बार ईरान ने अपनी आर्टिलरी में एक नया तरह का वेपन यूज किया है, जो है क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी ईरान को कहाँ से मिली, ये अभी तक एक सस्पेंस है, पर ईरान ने इसे यूज करके यूएस और इजराइल को सरप्राइज जरूर किया है। जहां ईरान यूएस बेसिस और इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान ट्रिकरी भी यूज कर रहा है, जैसे फेक मिसाइल स्पेंड करना। ईरान नो डाउट यूएस और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान को भी इस वॉर ने नुकसान हुआ है। वॉर शुरू होने से पहले ईरान पर रिस्ट्रिक्शन थे, जो ऑलरेडी ईरान को सारे फ्रंट्स पर हर्ट कर रहे थे। फिर बची कुची कसर इस वॉर ने निकाल ली। सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद और सारे ऑड्स ईरान के अगेंस्ट होने के बाद भी ईरान ने इस वॉर से पीछे नहीं हटा। ये बताता है कि ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यूएस यूआर खास तौर से अमेरिका की तरफ। ईरान ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को टारगेट किया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने यूएस बेस्ड कंपनीज एंड यूएस मिलिट्री को बेसिस बनाने की परमिशन दी है, जो यूएन सारी कंट्रीज को एक डायरेक्ट ईरानी टारगेट बनाता है। ईरान इस वॉर को इलोंगेट करना चाहता है ताकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ऑयल ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो सके।
और वो सारी कंट्रीज यूएस पर प्रेशर बनाए ये वॉर खत्म करने के लिए। देयर आर टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ ईरान ओवर अमेरिका। फर्स्ट, वाटर स्ट्रेस। सेकंड, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। वाटर स्ट्रेस। एज वी ऑल नो, गल्फ कंट्रीज के पास कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है ड्रिंकेबल वाटर एक्सेस करने के, जो ईरान के लिए एक वॉर टूल। ईरान गल्फ कंट्रीज में मौजूद डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को टारगेट कर इस वॉर में एक बड़ा एडवांटेज गेन करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में हम ड्रिंकेबल वाटर्स की शॉर्टेज देख सकते और इससे गल्फ कंट्रीज अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगी कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म करे। अल जज़ीरा ने 6 मार्च 2026 को यह रिपोर्ट भी किया कि बहरान ने इस बात को माना है कि ईरानियन ड्रोन्स ने वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को मटेरियल डैमेज पहुंचाया है। जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये जीजीसी 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का अलायंस है जो 25 मार्च 1981 को स्टैब्लिश किया गया था, जिसकी मेंबरशिप 6 कंट्रीज के पास है: बहरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतार और कुवैत। अब हम जानते हैं कि जीसीसी इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना वाइटल क्यों है। जीसीसी अपना सारा ऑयल वर्ल्ड को डॉलर्स में बेचता है और यूएस ऑयल से जो भी पैसा आता है जीसीसी कंट्रीज उन्हें अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जीसीसी डायरेक्टली अमेरिकन स्टॉक मार्केट को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ब्लॉकेट किया है, जीसीसी कंट्रीज की सप्लाई में एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जीसीसी के लिए एक लाइफलाइन है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ना सिर्फ जीसीसी के लिए बल्कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपियन कंट्रीज से अपने वॉरशिप्स भेजने की रिक्वेस्ट करना और उनका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर से इस बात का इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को देखकर एक बात तो साफ है कि यह वॉर सिर्फ वेपन्स या मिसाइल से नहीं बल्कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स से लड़ी जा रही है। जहां इजराइल और अमेरिका रेजिमे चेंज करना चाहते हैं, वहीं ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और जीसीसी के वाटर स्ट्रेच का इस्तेमाल करके सुपर पावर्स को एक टफ स्पॉट में डाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज की मदद से इस वॉर को जल्द रोक पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़े रिसेशन में पुश कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ईरान इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट।